हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मैं ऑफिशियल गस्सा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज एलएसी का एग्जाम हुआ था पशुधन सहायक का। तो उसमें कुछ कंप्यूटर के और कुछ विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। कंप्यूटर और विज्ञान हमारी परीक्षा में भी आना है। आज हम एलएसी एग्जाम के पैटर्न को लेकर अपने आने वाले एग्जाम के पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर क्या हैं, और आगे आने वाली चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको आपकी तैयारी को किस दिशा में लेके जाना है, आपकी तैयारी सही है या नहीं, क्या आपको वो प्रश्न आ रहे हैं, क्या अपने जो मैटर पढ़ाया है क्या उनमें से वो प्रश्न आ रहे हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के पेपर की हम कुछ क्वेश्चन। चलते हैं पेपर की तरफ। एक क्वेश्चन पूछा गया 148 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि माउस माउस तो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। हमने माइक्रोफोन को स्पेशली पढ़ा था कि माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी निकालते हैं, इसलिए प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर नंबर लगेगा सी। इस पेपर वाले ने डी किया था जो कि गलत है। इसमें आंसर लगेगा सी। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, यह एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अब आपके भी 1% तो इनपुट और आउटपुट का 100% आना है। मैंने आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में चित्रों के साथ बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। मुझे नहीं लगता इनमें से आपका कोई प्रश्न गलत होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड टाइप लग रहा है लेकिन ये इतना हार्ड है नहीं। एमएस एक्सेल में इस फंक्शन का उपयोग किसी स्थिति के आधार पर सेल रेंज की दिखावट को बदलकर सामान्य और दिलचस्प डेटा को उल्लेखित करने के लिए, कहते हैं हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। यानी एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जिसका उपयोग अपन किसी टेक्स्ट को हाईलाइट यानी उसको दिलचस्प बनाने के लिए करते हैं। यानी हम किसी टेक्स्ट को मान लो बोल्ड कर दे, किसी को हम रंगीन कर दे, ये क्या होता है, हाईलाइट होता है। उसको हम थोड़ा स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन देखना, रैप टेक्स्ट, मर्ज और सेंटर, व्हाइट एज एनालिसिस, विश्लेषण, ये तो कोई आंसर होता ही नहीं। ऐसा तो कंप्यूटर में रैप टेक्स्ट भी नहीं होता। मर्ज और सेंटर ये अलाइनमेंट हो सकते हैं। अब देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है, किसी किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर देना यानी उसको बड़ा कर देना, उसको तिरछा कर देना, उसको रंगीन कर देना, ये सब फॉर्मेटिंग में आता है। ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी हम उस पर कंडीशन लगा देते हैं कि हमारी ये रो है या सेल है, उसको हमें बोल्ड करके दिखाना है या उसको तिरछा करके दिखाना है। तो ये ऑप्शन से इजी हो रहा था कि कैसे हाईलाइट करेंगे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे। याद रखना क्या होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए विकल्पों में से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की अनुमति देती है। ये प्रश्न तो हमने ऐसा का ऐसा ही किया था कि इनमें से कौन से कंप्यूटर की विशेषता है उसे बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की अनुमति देती है। मैंने आपको कहा है कि 5 क्वेश्चन आने हैं। वो एक तो इनपुट आउटपुट का आना है, एक कंप्यूटर के सामान्य परिचय से यानी सामान्य विशेषताओं में से या परिचय में से भी आना है, कोई एक सॉफ्टवेयर का आना है, एक वर्ड या एक्सेल का आना है। तो हमने कंप्यूटर की विशेषता की 2 बार प्रश्नों के माध्यम से और अलग भी एक सारणी बनाकर चर्चा की थी। तो देखो, ये कौन सी विशेषता है कि उसे बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की अनुमति देता है। बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता एआई तो अलग चीज है। शुद्धता, एक्यूरेसी तो क्या होती है, वो बिल्कुल शुद्ध बताता है। तो एक्यूरेसी की बात तो ये कर नहीं रहा है। चाल, स्पीड की बात नहीं कर रहा है कि वो गणना कितनी तेज कर रहा है। ये कह रहा है कि वो बिना थके एक ही कार्य को बार बार करता है, तो वो कहलाता है डिलीजेंस। यानी कंप्यूटर बिना थके एक ही कार्य को बार बार करता है, उसकी इसकी विशेषता होती है डिलीजेंस। हमने इसकी बात की थी, डिलीजेंस क्या होती है, ये कार्य क्षमता होती है कि वो बिना थके बार बार कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, डिलीजेंस क्या होता है, बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की अनुमति देता है। देख लो, चाल और स्पीड तो इसकी स्पीड बताता है, इसमें स्पीड की बात नहीं की गई थी, इसमें शुद्धता की बात भी नहीं की गई थी।
इसमें एक इसकी एआई की बात भी नहीं की गई थी, यानी बुद्धिमत्ता की तो बात ही नहीं थी इसमें। तो डिलीजेंस हमने इनकी विशेषताओं को बहुत ही सरल भाषा में समझा था। आप दोबारा देखना, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित मेमोरी प्रकारों में से कौन सी मेमोरी में बिजली संचार बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है? यानी लाइट चली जाए उसके बाद भी डेटा रहता है, डेटा सुरक्षित रहता है, डेटा मिटता नहीं है। हमने इसके बारे में तो बहुत चर्चा की है कि एक तो होती है रैम, एक होती है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम तो क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है कि लाइट जाने पर इसमें डाटा मिट जाते हैं। और रोम में क्या होता है, उसमें बायोस सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम उसी में लोड होता है, तो वो तो उसी में सेव रहता है, यानी रोम में डाटा डिलीट नहीं होता। रोम एक अस्थायी मेमोरी का कार्य भी करती है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा रोम। ये तो हमने पढ़ चुके हैं, रोम में बिजली जाने के बाद भी डाटा सुरक्षित रहता है। अब देखो इसके ऑप्शन से भी ये उत्तर हो रहा था। इसमें एक दे रहा है स्टैटिक रैम, एक दे रखा है डायनेमिक रैम। अब दो रैम के आंसर आ गए, दोनों रैम तो अस्थायी होती है, दो रैम के आंसर कैसे आ सकते हैं? यानी रैम तो दोनों एक ही थी, तो रैम तो इसका आंसर होना ही नहीं है। कैश मेमोरी तो अलग होती है, स्पीड से होती है इसका अर्थ तो इसका उत्तर तो अपने आप दिख रहा था, रोम। आगे चलते हैं। आप देख सकते हो कि कितने इजी क्वेश्चन है और हमने जो पढ़े हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एकल माइक्रोचिप या कभी कभी एक मल्टी कोर माइक्रोचिप होता है जो कंप्यूटर के संपूर्ण सीपीयू के रूप में कार्य करता हो। यानी एक चिप होती है जो पूरे सीपीयू के रूप में कार्य करती है। हमने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर आया, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा आया था? एक चिप थी ना इंटेल 4004। कौन सी आई थी? इंटेल 4004 1971 में आई थी। हमने बात की थी इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाई। वो क्या था? पहला माइक्रो प्रोसेसर था। यानी हमने बात की थी, आसानी से बात की थी कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू ही होता है। हमने ये तो प्रश्न भी डाल रखा है कि माइक्रो प्रोसेसर ही क्या होता है, सीपीयू होता है। तो इसने पूछा था कि वो चिप क्या होती है जो कंप्यूटर के संपूर्ण सीपीयू के रूप में कार्य करती है? क्या मदरबोर्ड होती है, माइक्रो एसएसडी होती है, कंट्रोल यूनिट तो सीपीयू का भाग होता है, पूरा सीपीयू पूछा है इसने, तो क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। हमने बहुत अच्छे से बात की थी, तो इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो 150 का, निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है? ये हमारी क्लास आनी है, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है। यानी एमएस वर्ड में जब हम प्रिंट देखना हो, हमें उसका प्रिंट का प्रीव्यू देखना हो, तो उसमें हम करते हैं कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस F2। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करते हैं। आज के एग्जाम में ये 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें एक तो वर्ड का था, एक एक्सेल का था, एक सीपीयू का था। मैंने कहा एक सीपीयू का प्रश्न आना है, एक इनपुट का आना है, एक कंप्यूटर के सामान्य परिचय से आना है, एक एक्सेल का और एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अगर इनमें से एक्सेल या वर्ड में से कोई प्रश्न कटा तो आपके इंटरनेट या ईमेल से आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के करोगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। आपको कंप्यूटर में पूरे 5 से 5 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप तो बस अपनी तैयारी को जारी रखें। आज के इन क्वेश्चनों के साथ आप देख सकते हो कि ये कितने इजी क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने हैं। अब हम थोड़े विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान का पहला क्वेश्चन आया, पितरस निम्न से किसके द्वारा स्रावित होता है? हमने बहुत बार बात की कि पितरस किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। और ये पितरस जाके कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय के अंदर। पितरस स्रावित तो किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। हमने बहुत अच्छी तरह से बात की थी। दूसरा क्वेश्चन देखो, रक्त समूह ए वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में किस प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं? यानी किसी का रक्त समूह क्या है? ए, तो उसके रक्त में या प्लाज्मा में क्या प्रतिरक्षी क्या होता है? एंटीबॉडी। एक तो होता है एंटीजन, एक होता है प्रतिरक्षी। तो एक के ग्रुप में क्या तो एंटीजन होता है और क्या एंटीबॉडी होती है। तो आपको पता हो, हमने तो बहुत अच्छी तरीके से बात की थी। ए ग्रुप है किसी का तो उसमें ए तो क्या होगा? एंटीजन होगा। और प्रतिरक्षी क्या होता है? एंटीबॉडी। यानी जो उसका ग्रुप होता है ए है तो उसकी प्रतिरक्षी क्या होगी? बी होगी। यानी उसमें एंटीबॉडी क्या है? बी होगी। देखो दोबारा समझ लो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है
तो उसमें एंटीजन पूछे तो एंटीजन तो क्या होता है, ए होता है। उसमें एंटीबॉडी क्या होती है, बी होती है। जब बी की बात करेंगे तो एंटीजन तो बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। यानी ए में एंटीजन ए होता है, यानी ये ए का खून ले सकता है, ए को दे सकता है, ओ का भी खून ले सकता है, लेकिन और किसी का नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी क्या होती है, बी होती है। एक ए बी ग्रुप होता है, उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होती, तो वो किसी का भी खून ले सकता है। ये हमने सब आसानी से पढ़े थे कि ए में एंटीबॉडी क्या होती है, बी, बी में एंटीबॉडी होती है ए, और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ये हम बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, ग्रेगर मेंडल ने वंशागति के नियमों पर किए गए प्रयोगों में किस पौधे का उपयोग किया था। मैंने आपको ये नाम तो रटा दिया था कि इस पौधे का नाम याद रखना। क्या था, पाइसम सेटावियम, यानी मटर का पौधा। कौन सा मटर था, बगीचे का मटर था, उसको बोलते हैं पाइसम सेटाइयम। याद था आपको, हमारी क्लास से प्रश्न था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से कौन मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करता है। ये भी हमने बहुत आसानी से समझा था कि कौन सी ग्रंथि है जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। तो हमने पढ़ा था पीनियल ग्रंथि के बारे में कि पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, मेलाटोनिन। हमने अपनी क्लास से ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की अक्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ये भी हमने अपनी क्लास में कराया था कि लेंस की अक्षमता का एसआई मात्रक है डायप्टर। और हमने तो ये भी कहा था अगर कोई लेंस से प्रश्न आया तो आपके लेंस की अक्षमता का मात्रक ही पूछेगा। तो लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या था, डायप्टर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमने उत्तल और अवतल दर्पण को तो बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है और अवतल का कहाँ किया जाता है। देखो, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके सौर भट्टियों में गर्मी पैदा करना, ये इसके लिए तो अवतल लेंस होता है। हजामत बनाने वाले नाई किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का परीक्षण करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी ए बी सी, ये तीनों बातें तो क्या हैं, अवतल दर्पण की बातें हैं। और जो वाहनों के पथदर्शी दर्पण के वाहन का जो साइड ग्लास होता है, यानी पीछे के कौन कौन से वाहन आ रहे हैं उनको देखने के लिए जो दर्पण होता है वो कैसा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। मैंने कहा था इन दोनों को याद रखना। वाहनों के साइड ग्लास में तो उत्तल दर्पण होता है और वाहन की हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। इस भट्टी में भी अवतल होता है, हजामत वाले दर्पण में भी अवतल होता है, दंत चिकित्सक में भी अवतल होता है। जब वाहन के साइड ग्लास में उत्तल होता है और वाहन के हेडलाइट में अवतल होता है। इन सब के बारे में तो हमने विस्तार से चर्चा की थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। हमने पढ़ा था हमारी क्लास में कि धातुओं का गुण कौन कौन से हैं। उसमें हमने बात की थी तन्यता गुण की। तन्यता क्या था, धातुओं का वह गुण था जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर पतली चादर बना रहे थे। सबसे सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी थी, सोना। सोना कौन सी धातु थी, सर्वाधिक तन्य। हमने पढ़ा था सोने की 2 किलोमीटर तक लंबी तार बनाई जा सकती है। तो ये क्वेश्चन तो हमने आसानी से पढ़ा था, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। हमने दोनों बात की थी, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन से वसा में। हमने विटामिन की बात तो 2 क्लास में की थी और दोनों में इन सब की बातें की थी। तो जल में घुलनशील थे बी और सी। बाकी कीड़ा AEDA, कीड़ा किसमें घुलनशील था, वसा में। BC किसमें था, जल में। तो इसमें नाम दे रखे हैं रेटिनोल। रेटिनोल कौन सा होता है, विटामिन ए। तो इसका आंसर तो हो गया ए, रेटिनोल। देखो थाइमिन होता है बी, राइबोफ्लाविन, निकोडाइन, ये अलग चीजें हैं। तो थाइमिन BC में आ गए और रेटिनोल था ए, हमें डायरेक्ट दिख गया। एक को क्या बोलते हैं, रेटिनोल बोलते हैं। तो ये तो वसा में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए कथन को विटामिन है उनको एपोषण के प्रभाव के साथ मिलाना है। देखो विटामिन के की कमी से क्या होता है, यानी रक्त स्कंदन है, रक्त का थक्का नहीं बनता। तो के में क्या आएगा, 4, यानी पहले में 4। ये देखो 30 के ऑप्शन में सिर्फ 4 आ रहा है, ऑप्शन 4 ही नहीं आ रहा पहले में। तो ये तो सारे आंसर कट गए, वैसे भी कर सकते हो आप। दूसरा देखो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। तो तीसरा सही है। विटामिन ए की कमी से होता है जीरोफिलेमिया, यानी ये जो जीरोफिलेमिया है यही इसको बोलते हैं अंधता, यानी अंधा हो जाना, यानी दिखाई नहीं देना रात को, जीरोप्लेथेमिया भी कहलाता है। विटामिन सी की कमी से
मसूड़ों में रक्त आता है, तो ये हो गया। तो ये तो इजी क्वेश्चन था हमारी क्लास से। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूल इकाई क्या है? गुर्दा किसको बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं। तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमने अच्छे से समझा था, क्या था? इसमें नाम देखो आप, एनली लूप, कोशिका गुच्छ, वृक्काणु, बोमन, संपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन, ये ऑप्शन नंबर सी, वृक्काणु। अब देखो, हमें पता था किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। इसमें नाम नहीं आया। अब आपको ये ट्रिक भी याद रखनी है, अगर विज्ञान और कंप्यूटर में आपको जब हिंदी में नाम पढ़ने पर प्रश्न का उत्तर नहीं आए, तो आपको एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में जरूर देखना है। अब देखो, हमें क्वेश्चन तो आ रहा था कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूल इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। लेकिन ये वृक्काणु नाम हमने नहीं सुना था, तो इसकी इंग्लिश में जाते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो क्या होती है? देखो, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है नेफ्रॉन। तो जब हमें कंप्यूटर और विज्ञान में कोई प्रश्न नहीं आए, तो हमें उसका एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देखना है, उसमें क्या पता उसका आंसर मिल जाए। तो ये इंग्लिश में इजी हो रहा था कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। याद रखना क्या होती है? नेफ्रॉन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी एक लार ग्रंथि है? देखो, पैराथायराइड ग्रंथि तो गले में होती है, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथियां तो अलग हैं, तीनों ही अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इसमें देखो, ये है कर्णपूर्व ग्रंथि। ये कर्णपूर्व ग्रंथि क्या होती है? ये एक लार ग्रंथि होती है। इसके अलावा दो लार ग्रंथि और भी होती है। अगर हमें लार ग्रंथि का नहीं पता था, तो इन तीनों के बारे में तो हमने पढ़ाई है, तो ये तो लार ग्रंथियां होती नहीं, ये तो हार्मोन का स्रावन करती है। तो इसमें ऑप्शन तो एक ही बचा था, तो इसका आंसर तो कर्णपूर्व ग्रंथि ही होना था। इस ट्रिक से भी आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। शरीर में बिंबाणु का क्या कार्य है? हमने पढ़ा था शरीर में बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना किसका कार्य है? बिंबाणु या प्लेटलेट्स का। ये थे विज्ञान के क्वेश्चन। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतस्थ गुहा एवं स्पंजी हड्डी के अंतरालीय रिक्त स्थानों में पाया जाता है? तो अंतस्थ गुहा और स्पंजी हड्डी के अंतराल में अस्थि मज्जा पाई जाती है। अस्थि मज्जा क्या है? जहां आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। दो ये लसिका है, ये हड्डियों में नहीं पाया जाता। थाइमस तो एक ग्रंथि है, ये तो अलग ही चीज थी। पलिया भी अलग चीज थी, कब्रिस्तान कहलाता है, पता है आपको। ये लसिका हड्डियों में नहीं पाया जाता, तो एक ऑप्शन बचा था अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में क्या होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आज के पेपर में ये हमने 20 क्वेश्चन किए, जो आज पशुधन सहायक के पेपर में पूछे गए, जिनमें से 6 तो कंप्यूटर के प्रश्न थे और 14 विज्ञान के वो क्वेश्चन थे जो हमारे सिलेबस से रिलेट करते हैं। वैसे तो इनकी पूरी दैनिक विज्ञान थी, लेकिन वो क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस से रिलेट करते हैं, वो हम आज लेके आए हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा विज्ञान के और कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन हमारी क्लासों के अंदर से हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो वो हैं जो हमने डायरेक्ट ऐसे के ऐसे ही बताए हैं। मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन को करने में आपको कोई परेशानी रही होगी। मैं इन क्वेश्चनों को आपके लिए अपनी पोस्ट पर टेस्ट के रूप में भी डाल दूंगा। आप वहां इन क्वेश्चनों का दोबारा से टेस्ट लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हो, क्वेश्चन तो हमारी ही क्लास के अंदर से आने हैं और क्वेश्चन वही आने हैं। मैंने तो आपको पहले ही बोला है, इनपुट आउटपुट का आना है, परिचय का यानी विशेषता का आना है, वर्ड का आना है, एक्सेल का आना है, इंटरनेट का आना है। बच गया कोई पर्सन तो वो सॉफ्टवेयर से आना है। सॉफ्टवेयर का इजी क्वेश्चन आएगा तो। और विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में हमारे तो एक रोग आएगा, एक मेंडल वाला आएगा। मेंडल का जो एक संकर और द्विसंकर में जो फिनोटाइप अनुपात होता है, वो अनुपात आने की 100% चांस है इस बार। धातु अधातु का प्रश्न आना ही है और परावर्तन का प्रश्न भी एक आना है। तो दोस्तों, कैसी रही हमारी आज की क्लास? आप कमेंट में जरूर बताना। ये भी बताना क्या ये क्वेश्चन हमारी ही क्लास से थे, या हमने ऐसे ही कह दिया कि हमारी ही क्लास से हैं। कैसी लगी आपकी क्लास आज की? आप ये जरूर बताना। और ये क्वेश्चन लाने का अर्थ यही था कि आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम ये प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आएंगे तो हम उनके 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। 10 क्वेश्चन करने का आपके पास एक बेहतरीन चांस है। आप अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।